तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायनेमिक लर्निंग ओरिजिनल्स पर। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जो कि है सॉल्यूशंस। कई जगह इसको लिक्विड सॉल्यूशंस भी बोलते हैं और एनसीईआरटी में इसका नाम सॉल्यूशंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस whose composition can be varied within certain limits। ये जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस को हिंदी में शायद बोलते हैं समांगी। ये मतलब कि इसमें जो दोनों होते हैं ना, वो एक सेम प्रोपोर्शन में होते हैं और वो एक लिमिट तक की वेरी करते हैं और एक लिमिट तक वेरी करते हैं, उससे ज़्यादा या कम नहीं होते। जैसे कि हमने एक चम्मच चीनी को एक गिलास पानी में घोल दिया, तो ऐसा नहीं कि हम घोलते गए तो एक बार एक सर्टेन जगह है कि जब वो ना चीनी उसमें घुलना बंद कर देगी, उस पोजीशन पे वो समांगी मिश्रण रह जाएगा। तो वो होता है एक ट्रू सोल्यूशन। एक एग्जांपल आप कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रू सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट्स। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। अब हमने बात की कि उसकी कंपोजिशन, हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट्स। लेकिन अब सॉल्यूशन की कंपोजिशन क्या होती है। अब हम एक सिंपल सी जो हमारे सिलेबस में है वो है बाइनरी सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन की कंपोजिशन क्या होती है। तो एक बाइनरी सॉल्यूशन, इन अ बाइनरी सॉल्यूशन टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट विच कंपोनेंट्स इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट एंड विच इज इन स्मॉल अमाउंट इज नोन एज सोल्यूट। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक जो ज़्यादा अमाउंट में होता है और जो एक कम अमाउंट में होता है। जैसे कि हमने चीनी की एग्जांपल ली थी कि उसको पानी में घोला, तो पानी क्या है ज़्यादा अमाउंट में, तो वो क्या होगा सोलवेंट हो गया, और चीनी क्या है सोल्यूट है। ऐसे ही पानी है ना, जो वो यूनिवर्सल सोलवेंट भी होता है, क्योंकि वो कई ऑर्गेनिक जो जगह में एज अ सोलवेंट यूज़ होता है। वाटर यूनिवर्सल सोलवेंट भी होता है, इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखना। वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सोलवेंट। कलर सेलेक्ट करना, यहाँ पे लिख देते हैं वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सोलवेंट। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म में है, वो है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो आया है वो है स्ट्रेंथ। एक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होती है ना। स्ट्रेंथ जैसे कि अगर कोई एक पर्सन है, वो 10 किलो का वेट उठा सकता है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ 10 किलो का वेट उठाने की है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कि एक सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। जैसे कि यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए आपने 1 ग्राम चीनी ली, 1 ग्राम शुगर, है ना। फिर उसको 1 लीटर H2O में डिज़ोल्व कर दिया, तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ना, जो भी आएगा, ये होगी उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ। मतलब कि 1 ग्राम सोल्यूट पूरे 1 लीटर सॉल्यूशन में घुला है, तो उसको हम सोल्यूट को जब 1 लीटर सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ होगी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है मास परसेंट। इसके बाद हमारे पास मास परसेंट आता है। द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ 1 कंपोनेंट पर 100 ग्राम का मास है, और ये हमारे पास टोटल मास है ना जी। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो मास परसेंट आ गया। ये मास परसेंट का मतलब है। अब थर्ड है वॉल्यूम परसेंट। ऐसे ही सेम वॉल्यूम परसेंट आ जाएगा, मास की जगह वॉल्यूम आ जाएगी। यहाँ पे हमने ए का मास लिखा था, अब हम इसको ए की वॉल्यूम कर देंगे। इरेज 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 इरेज। अब जो है हमारे पास वी से माने वॉल्यूम। अब हमारे पास आ गई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100। ये सिंपल है, कई जगह पे इसको ऐसे लिखा होता है बी ऑफ ए अपॉन बी ए प्लस बी वी। किसकी बी बी ऐसे होता है कई जगह पे इसको। तो ये कोई वैसे इशू नहीं है, आप एग्ज़ाम में कोई भी तरीके से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वॉल्यूम परसेंट भी हो गया।
अब एक और नोटेशन है, ये सिंबल ये सिर्फ वैसे नहीं है। सॉल्यूशन चैप्टर में ए और बी दो अल्फ़ाबेट हैं, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल इंग्लिश में होता है, लेकिन यहाँ पे ए फॉर सोलवेंट बी फॉर सोल्यूट। क्या? ए फॉर सोलवेंट बी फॉर सोल्यूट। अब नेक्स्ट जो है वो है पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। आपने क्लास 11th में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी कई चीज़ों की, कि हमें ये 0.5 ppm चाहिए, ये 0.2 ppm चाहिए, ये 0.05 चाहिए, ये 0.5050 चाहिए। उसको ट्रिक से ज़्यादा करते थे, कैसे? कद्दू खाने में मज़ा तुम क्या जानो, एक ट्रिक होती थी, है ना। अब हम जहाँ पे सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ वन कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। एक कंपोनेंट का मास उसके डिवाइड कर देंगे पर मिलियन में मास ऑफ सॉल्यूशन से। मोलैरिटी, पार्ट्स पर मिलियन इतना यूज़ भी नहीं आएगा आपको। मोलैरिटी अब जहाँ से है, ये आपको एक यूज़फुल है। पार्ट्स पर मिलियन के लिए स्पेशल वीडियो आ जाएगी, अगर आपको चाहिए कमेंट कर देना। अब ध्यान से देखना, मोलैरिटी, द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, रिटी लीटर। जो ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में डिज़ोल्व होते हैं, उस अमाउंट को मोलैरिटी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है मोलैलिटी। ये मोलैलिटी यहाँ पे केजी, लिटी से केजी कनेक्ट कर लेना है, रिटी से लीटर कनेक्ट कर लेना है। मोलैलिटी में नंबर ऑफ ग्राम मोल्स डिज़ोल्व होंगे पर केजी ऑफ द सोलवेंट या 1000 ग्राम ऑफ द सोलवेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट टर्म है कंसंट्रेशन टर्म, वो है हमारे पास नॉर्मेलिटी, द नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स, यहाँ पे ग्राम इक्वलेंट्स हैं, ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सोलवेंट्स। नॉर्मेलिटी को हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, बाद में इसको आप अंडरलाइन कर लेना। मोल फ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। हम इसको कैसे बोलेंगे, ये हमारे पास लिखा है का ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के लिए हम मोल ऑफ बी को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज़ मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। अब नेक्स्ट टर्म है वो है मास फ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द वन कंपोनेंट टू द टोटल मास ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इसके लिए हम क्या करेंगे, मास को मास ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल मास, दैट इज मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। और ये बी के लिए मास ऑफ बी डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। तो आई होप आपको जो समझ आएगा। कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी यहीं तक थी। आगे हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दैट इज़ सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोलवेंट इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन रिप्रेजेंट द सोल्यूबिलिटी ऑफ द सोल्यूट। जो हमारे पास सोल्यूट का अमाउंट है ना ग्राम्स में प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ द सोलवेंट। 1 ग्राम अगर सोल्यूट है तो 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट में, सैचुरेटेड सोलवेंट में जो उसकी सोल्यूबिलिटी है ना वो रिप्रेजेंट करेगा। जितना सोल्यूट ना 100 ग्राम सोलवेंट में डिज़ोल्व हो रहा है ना इजीली, वो उसकी सोल्यूबिलिटी है। मतलब कि हमने ना एक 100 ग्राम पानी ले लिया, उसमें हमने चीनी घोली, तो उसमें कितनी चीनी घुल जाएगी? एक टाइम आएगा ना चीनी घुलना बंद कर जाएगी। जब तक घुलेगी ना तब वो उस पॉइंट तक, उस पर्टिकुलर पॉइंट तक जितनी चीनी घुली है ना उस अमाउंट को उसकी सोल्यूबिलिटी बोलेंगे। अब देखते हैं कि इसको फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। सबसे पहले नेचर ऑफ गैस एंड द सोलवेंट, नेचर ऑफ गैस एंड सोलवेंट ऑफ सोलवेंट जो कि लिक्विड होगा हमारे पास। अगर हम वाटर की जगह उसमें पॉलीप्रोटिक सोलवेंट ले लें, बेंजीन ले लें या कुछ और ले लें, अगर कुछ भी ले लें तो उसकी सोल्यूबिलिटी में हम इफेक्ट डाल देंगे ना। 100 ग्राम तो 100 ग्राम है, लेकिन सोलवेंट तो चेंज हो गया ना, पानी में चीनी जल्दी घुल जाएगी, है ना। अगर कुछ और ले लिया, मान लो एसिड ले लिया, कुछ भी है, अगर कुछ और ले लिया सोल्यूबिलिटी तो डिफ़र कर ही जाएगी ना। आप इसको चीनी वाली एग्जांपल से कनेक्ट करना तो आपको माइंड में क्लियर रहेगा। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर हमने चीनी घोलते घोलते पानी गर्म कर दिया तो चीनी जल्दी नहीं घुल जाएगी, है ना। अगर प्रेशर, अगर हमने वही चीनी को हाई प्रेशर पे उसमें डिज़ोल्व किया तो भी वो जल्दी घुल जाएगी। इसको आप एग्जांपल से याद करेंगे ना तो आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगी। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हेनरीज लॉ।
हेनरीज लॉ जो है ये आपने शायद क्लास 11th में भी पढ़ा है। किस में पढ़ा है? स्टेट्स ऑफ मैटर में। द मास ऑफ गैस डिजोल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर विच इज़ अप्लाइड। जो मास है ना गैस का, जो डिजोल्व करेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर अप्लाइड के। जो हेनरी था उसने बोला था कि किसी पर्टिकुलर गैस का गैस को डिलीट करना पड़ेगा कुछ। अब ये देखते हैं, जो हेनरी था उसने बोला था कि मास ऑफ गैस डिजोल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कि जो मास होगा ना गैस का डिजोल्व होगा वो किसी भी टेम्परेचर पर नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्रेशर अप्लाइड के। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो क्या आता है? कांस्टेंट m इक्वल टू के एच पी। यहाँ पे के एच क्या आ जाएगा? हेनरीज कांस्टेंट। इसको आप याद कर लेना, हेनरीज कांस्टेंट। के एच का एक फॉर्मूला भी आ जाता है यहाँ से, जो है हमारे पास के एच इज इक्वल टू मास अपॉन प्रेशर। न्यूमेरिकल आता है इसका। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस वीडियो अलग से आएंगी, पहले एक बार थ्योरी कवर हो जाए, एग्ज़ाम से पहले न्यूमेरिकल भी होंगे। अब हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। इसमें सबसे पहली लिमिटेशन है हमारे पास, द लॉ इज़ एप्लीकेबल टू गैस ओनली अंडर आइडियल कंडीशन अंडर लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर। ये जो गैस लॉ था हेनरीज का, जो है ये आइडियल कंडीशन पर ही वैलिड है, जो कि है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अगर हमारा प्रेशर हाई हो गया, टेम्परेचर लो हो गया, या और कोई भी कंडीशन एज्यूम कर सकते हैं आप इसके अलावा, तो ये लॉ अनएप्लीकेबल हो जाएगा, फिर इसको नहीं हम लगा सकते। The molecular of the gas should not dissociate or associate in solution. The gas has same molecular state in the liquid as well as gaseous phase. जो molecules है ना वो associate या dissociate नहीं होना चाहिए। मान लियो अगर ऐसा हो गया कि जो हमारे पास मोलिक्यूल है वो अंदर जाके दो हो गए या एक हो गया, डिसोशिएट हो गया, एसोसिएट होगा, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ के बाद नेक्स्ट टर्म आती है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को समझने से पहले आप मेरे साथ एक एग्जांपल को समझिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप पानी गर्म करते हैं सर्दियों में, तो पानी गर्म करते रहते हैं, लेकिन जब आप उस पानी को बीकर को, या कोई भी अगर आपका वेसल है उसको आप ढक कर गर्म करते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आता है टेम्परेचर पे, जब जितने आपका वो पानी बॉयल होके वेपर बना रहा है, उतना ही वो पानी बॉल से टकरा के कंडेंस होके दोबारा लिक्विड बन रहा है। वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो प्रेशर एग्जर्ट होता है ना वेसल के जो कैप होती है उसके ऊपर, उस पर्टिकुलर प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। वो प्रेशर जब लिक्विड एंड वेपर आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे, उस पर्टिकुलर प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोलेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, नेचर ऑफ लिक्विड, जैसा कि ये लिक्विड और वेपर के इक्विलिब्रियम पोजीशन पे प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब ये नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर पानी हमारा सोलवेंट जो है वाटर हुआ तो कुछ और प्रॉपर्टीज़ होंगी, बेंजीन हुआ तो कुछ और होगा, ऐसे ही वेरी कर सकता है ये। अब नेक्स्ट जो है वेरिएंस इसकी है टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। जैसे अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वेपर प्रेशर की वैल्यू कुछ और होगी, टेम्परेचर कम हुआ तो वेपर प्रेशर की वैल्यू कम होगी, ऐसे ये वेरी करता है वेपर प्रेशर। अब इस चैप्टर की जान जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। राउल्ट्स लॉ है जो वो बोलता है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वोलेटाइल कंपोनेंट का किसी भी सोल्यूशन के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन जो भी हमने पढ़ा था काय बी वाला, वो वाला मोल फ्रैक्शन किसी भी टेम्परेचर पे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है राउल्ट्स लॉ फॉर सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। इसके अकॉर्डिंग ये है कि वेपर प्रेशर जो होगा सोल्यूशन का, नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन जो सोल्यूट जो कंटेन करेगा, वो प्रोडक्ट होगा किसका? वेपर प्रेशर का, पी नोट ए का और मोल फ्रैक्शन का ए का।
इसके अकॉर्डिंग ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, कि जो हमारा पी ए है वो किसके इक्वल होगा, पी नोट ए इंटू का ए। ये है इसके अकॉर्डिंग। अब इसकी डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर देंगे, क्योंकि वो थोड़ा फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडल एंड नॉन आइडल सोल्यूशन। आइडल एंड नॉन आइडल सोल्यूशन की कहानी है वो राउल्ट चाचा के पास से ही आती है। जैसे कि राउल्ट चाचा ने बता दिया आपको कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब कुछ बच्चे तो अच्छे थे जिन्होंने राउल्ट चाचा की बात मान ली, कुछ ने नहीं मानी। जिन्होंने तो मान ली वो कौन से हो गए, आइडल। जिन्होंने नहीं मानी वो नॉन आइडल। ऐसे ही है। सोल्यूशन इज सेड टू बी आइडल इफ इट स्ट्रिक्टली ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर्स। जो कि ऐसे में है कि जो बच्चे या जो सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडल सोल्यूशन होते हैं, और सोल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इज नोन एज नॉन आइडल सोल्यूशन। जो फॉलो नहीं करते वो नॉन आइडल होते हैं। अब हमारे पास कंपैरिजन है इन दोनों का, जो कि एग्ज़ाम में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन ऑफ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल एंड नॉन आइडल सोल्यूशन। सबसे पहले जो तो क्लास में अच्छे बच्चे होते हैं, जो टीचर की बात मानते हैं, उनके लिए है आइडल सोल्यूशन। जो थोड़े से हमारे जैसे बैक वेंचर होते हैं नॉन आइडल वाले, जो कहना नहीं मानते, वो है नॉन आइडल सोल्यूशन। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इन द सोल्यूशन आर द सेम एज इन प्योर कंपोनेंट्स। ए बी इंट्रैक्शन आर द सेम एज ए एंड बी इंट्रैक्शन। जैसे कि जो तो अच्छे बच्चे होते हैं वो बैक वेंचर के साथ भी वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे वो अच्छे बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं। वही इसमें लिखा हुआ है कि ए और बी की इंट्रैक्शन भी सेम होगी और ए और बी की इंट्रैक्शन भी सेम होगी। लेकिन जो हमारे जैसे बैक वेंचर होते हैं वो क्या करते हैं, किसी और के साथ तो बड़ा मतलब कि ख़राब तरीके से बोलेंगे। वही लिखा है, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन आर different from those present in pure components. AB interactions are different from AA and BB interaction. जैसे कि जो हमारे ऐसे बैक वेंचर शरारती बच्चे होते हैं वो अच्छे बच्चों के साथ थोड़ा बकवासबाजी करते हैं, और जो आपस में होते हैं उनके साथ भी कुछ और तरीके से बात करते हैं, है ना। जो आइडल होंगे वो बैक वेंचर के साथ भी वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे वो इंटेलिजेंट बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं, और जो बैक वेंचर होंगे वो बैक वेंचर के साथ भी बुरी तरह से बात करेंगे और इंटेलिजेंट के साथ भी। अब जो आइडल होंगे वो तो अपनी वॉल्यूम में चेंज कहाँ होने देंगे, वो कभी गुस्सा करेंगे तो उनकी वॉल्यूम कहाँ से चेंज होगी। लेकिन जो नॉन आइडल होंगे वो सारा दिन शरारतें करेंगे, फिर उनकी वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगी। अब जो आइडल सोल्यूशन होंगे वो हीट लॉस नहीं करेंगे। जैसे आइडल बच्चे जो होते हैं वो गुस्सा नहीं करते, फिर उनका जो हीट है वो लॉस नहीं होती। जो नॉन आइडल सोल्यूशन होते हैं वो मतलब कि नॉन आइडल बच्चे होते हैं वो गुस्सा करते हैं, शरारतें करते हैं, उनकी हीट लॉस हो जाती है। जो आइडल सोल्यूशन है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे हर टेम्परेचर पे। जो आइडल बच्चे होते हैं वो टीचर की बात मानते ही मानते हैं, चाहे वो कैसी भी कंडीशन हो। नॉन आइडल बच्चे जो हमारे जैसे बैक वेंचर वो टीचर की बात को टाल देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कंपोनेंट डेविएट फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो आई होप आपको कंपैरिजन क्लियर होगा। नॉन आइडल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब क्लास में जो शरारती बच्चे होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो थोड़ी सी डांट खा के मान जाते हैं, एक तो होते हैं निहत्ते ढीठ जो बात मानते ही नहीं हैं, चाहे प्रिंसिपल सर के पास ही क्यों ना पहुंच जाएं, जैसे हमारे जैसे होते थे। सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन जो थोड़े से मार खा के मान जाते हैं, एंड सोल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन जो नहीं मानते। अब जो बात थोड़ी सी मार खा के मान जाते हैं वो कैसे होंगे, ए बी इंट्रैक्शन आर लेस देन ए एंड बी बी इंट्रैक्शन। वो थोड़ा सा जैसे आपस में बात करते हैं ना, वो थोड़ा ज़्यादा ही बुरे तरीके से भी कर लेंगे। लेकिन जो टॉपर्स के साथ ट्रीट करते हैं वो थोड़ा ना अच्छे तरीके से करते हैं, यानी कि हमें बच जाएं ताकि हम मार ना खाएं, आप समझ सकते होंगे। और जो नेगेटिव डेविएशन करते हैं, जो कि ज़्यादा ही ढीठ होते हैं और जैसे, वो क्या करते हैं, वो तो टॉपर्स के साथ लड़ाई करते हैं, बात बिल्कुल नहीं मानते, टीचर्स की नहीं मानते। तो ए बी इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी ए और बी इंट्रैक्शन से। अब जब उसमें इंट्रैक्शन ए बी अच्छे बच्चे होते हैं जो वो बात मान लेते हैं, तो उनमें ए बी इंट्रैक्शन लेस है ए और बी से। तो इसमें जो हमारा टोटल प्रेशर होगा वो ज़्यादा आएगा, पी नोट एक आई ए से ज़्यादा आएगा, कम नहीं आएगा।
जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन लिखा है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा, और जहाँ पे नेगेटिव है तो लेस देन और नेगेटिव आएगा। अब ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो डेल्टा भी मिक्सिंग पॉजिटिव है। जैसे अब वो बात मान लेंगे, थोड़ी सी बात मान लेंगे, ज़्यादा नहीं मानेंगे, थोड़ी सी मान लेंगे तो उनकी डेल्टा भी मिक्सिंग में पॉजिटिव चली जाएगी। और जो नेथेडीट है वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगे तो उनकी नेगेटिव में चली जाएंगी। हीट लॉस पॉजिटिव वालों की पॉजिटिव होगी, नेगेटिव वालों की नेगेटिव होगी। अब अगर ये थोड़े से जो अच्छे बच्चे हैं इनको हम अच्छे बच्चों में मिलाना चाहिए, जो तो मान तो जाएंगे, लेकिन हमें इनको थोड़ा सा जैसे कुटाई करनी पड़ती है ना, टीचर्स मारते हैं, वैसे ही इनको थोड़ा सा कुटाई करके सुधारा जा सकता है। तो ये इनकी प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज़ एंडोथर्मिक, यानी कि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तभी वो सुधरेंगे। लेकिन जो नेथेडीट होते हैं उनको चाहे मार लो चाहे जो मर्जी कर लो, लेकिन वो नहीं सुधरते हैं, इसलिए ये एक्सोथर्मिक ही होते हैं, है ना। उनको चाहे जो मर्जी करो फिर भी वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आएंगे, हीट बाहर ही निकालेंगे, एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर्स, ऑल्सो नोन एज एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स जो होते हैं ना वो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट वो सेम रहता है, चाहे वो किसी भी कंपोजिशन के अंदर अंडरगोज हो जाएं। दिस टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर विच बॉइल्स एट द सेम टेम्परेचर विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन कंपोजिशन इज़ नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजियोट्रोप मिक्सचर और सिंपली एजियोट्रोप्स। मतलब ऐसे मिक्सचर जो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे चले जाएं, चाहे उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम ही रहेगा, है ना। अगर वाटर है जो हमारा वो 1 ग्राम है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 100 ग्राम है, ऐसे है, चाहे मान लो को लेट्स सपोज कोई भी हमारा लिक्विड है, वो मिक्सचर है, लिक्विड मिक्सचर, वो कोई भी कंसंट्रेशन पे चला जाए तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम ही रहेगा, वो डिफ़र नहीं करेगा। अब एजियोट्रोप्स भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। अब आपके लिए आज का ये टास्क है कि आपने एक एक कमेंट करके बताना है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स की एग्जांपल और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स की एग्जांपल। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम डिस्कस करेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। उसके बाद में इस चैप्टर के सिर्फ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बचेंगी। अब ये चैप्टर की 2 वीडियोज़ और बनेंगी तो ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू वेरी मच। कोई भी काम अगर हम धीरे धीरे करते जाएंगे तो वो ज़रूर होगा। जैसा कि आपको पता भी है कि अगर हम कोई भी अगर एक गिलास को हमने हाथ में पकड़ा है तो अगर हम उसको ज़्यादा ही जोर लगा के पकड़ लेना, टाइटली बाउंड कर लेना उसको अपने हाथ में, तो भी दर्द होने लग जाएगी, तो वो हाथ से छिटक जाता है। इससे अच्छा है कि आप उसको धीरे से पकड़ें और पकड़ के चलते रहें, आप ज़रूर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। तो थैंक यू, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर। थैंक यू वेरी मच।